हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं अकाउंट्स का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट इस वीडियो में स्टार्टिंग से अंत तक खत्म करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो टेंशन ना करो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके ले लेना। बट उससे पहले अपनी कुर्सी की पीठी को टाइट कर लो, क्योंकि आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूं खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसमें एक छोटा सा तड़का और है। आज आपको ये बड़ा क्वेश्चन जो आपके आता है ना, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला, जिसको करते करते समझ में नहीं आता स्टार्ट कहां से करें अंत कहां पर करें, उसको करने का एक ऐसा जुगाड़ू सॉलिड मस्त तरीका दे दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। पहले मतलब समझो एडजस्टमेंट क्या होता है और कैसे उसका लॉजिक है। देखिए, इन ऑर्डर टू गिव द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, इट इज रिक्वायर कि हर एक प्रकार के एक्सपेंस, हर एक प्रकार की इनकम जो इस पर्टिकुलर साल से रिलेट कर रही है, उसको हम लिख दें। अगर मुझे इस साल का प्रॉफिट निकालना है तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि इस साल से रिलेट करने वाली हर इनकम, हर एक्सपेंस को मैं काउंट करूं। जब मैं हर बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब है कोई चीज जो मिलनी हो पर मिली ना हो, अनर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, याद है अक्रूड, ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी होती है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो कि गलती से ट्रायल बैलेंस के बाहर छूट जाते हैं, यानी कि हमें बाद में याद आते हैं, या कुछ जो लिखना भूल जाते हैं। तो इन सभी चीजों को जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाई जाती हैं, उनको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। और उन एडजस्टमेंट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, आपको याद होगा। हमने जब पिछले चैप्टर में ट्रायल बैलेंस की मदद से क्वेश्चन किया था, तो इस ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको मिलता था क्लोजिंग स्टॉक अलग से। इसमें कभी नहीं मिला, इसके नीचे मिलता है। और हम बड़े प्यार से उसको ट्रेडिंग के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर डाल देते थे। ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। बेटा, जिसने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हो, तो आई बटन में वो लगा रहा हूं, पहले वो देख लो। सारे के सारे बेसिक्स हमने वहां क्लियर किए हुए। आज हम जो विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर ना, इसको पकड़ने वाले हैं। ठीक है, देखो। तो आपने ये तो कर लिया था पिछले चैप्टर में कि जो चीज यहां नीचे मिली थी क्लोजिंग स्टॉक, उसको हमने दो जगह डाल दिया। ये एडजस्टमेंट ही है। और जो हमें यहां प्रॉब्लम मिलने वाली है वो सभी इसी के भाई हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, whatever transaction comes after making ट्रायल बैलेंस, जो चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं है उसके नीचे है, वो अब तक डबल एंट्री से बाहर है। और क्योंकि हम अपनी किताब को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो हमें बाहर वाले सभी ट्रांजेक्शन्स को एटलीस्ट दो जगह लिखना है। कितनी जगह? दो जगह लिखना है। वो दो जगह कौन कौन सी होंगी, ध्यान से समझना। उनमें से एक जगह होगी ट्रेडिंग या पी एंड एल। अगर वो ट्रेडिंग का है और तो ट्रेडिंग में आएगा, जैसे वेजेस हो गए, कैरेज हो गया, इनमें से कुछ है तो ट्रेडिंग में आएगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बेड डेप्स हो गया, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स हो गया, या कुछ और हो गया, तो वो पी एंड एल में आएगा। और दूसरी जगह मेजरली चीजें बैलेंस शीट के अंदर जा रही है। समझ गए? तो जो भी आप ट्रांजेक्शन देखोगे बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के नीचे, वो यहां पर जाएंगे। एक जगह नहीं, दो जगह। जबकि वो सारी चीजें जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आती हैं, यहां वो सब एक ही जगह पोस्ट होती है, या तो ट्रेडिंग में, या पी एंड एल में, या फिर बैलेंस शीट। पर अगर सेम चीज भी नीचे पड़ी है तो वो दो जगह एडजस्ट होगी। क्योंकि हमारा मानना है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है वो अब तक इस अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आया है, तो हमें उसको दो जगह लिखना पड़ेगा। पर अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस में आ चुका है, उसको जहां जाना था वो चला गया है। अब तो बस हम उसको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आपका डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ा है, तो हम ये मानेंगे कि एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लग चुका है और डेप्रिसिएशन पी एंड एल के अंदर आ जाता है। पर अगर यही डेप्रिसिएशन यहां ना होके नीचे लिखा हुआ है, तो एक तो वही पी एंड एल में जाएगा, एक बैलेंस शीट में भी जाएगा। कहां? एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो वो चीज अब तक एडजस्ट नहीं। ठीक है?
अब बात करते हैं कौन-कौन से एडजस्टमेंट है और कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं। तो इन टोटल करीब 15-20 चीजें हैं जो आपको दिक्कत देंगी। हम पहले उन सारी चीजों को एक-एक करके समझ लेते हैं। उनमें जहां-जहां प्रॉब्लम आएगी हम इंस्टेंट उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। एंड एट द एंड एक मैसिव साइज का बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें 33.1/3% वाला भी जुगाड़ है। उन सबको आज करेंगे खत्म। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको अगर बैलेंस शीट के नीचे मिलता है, बैलेंस शीट क्या, ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता है, तो आप जानते हैं उसका क्या करना है। एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि वो स्टॉक है। कहां पर? क्रेडिट साइड आएगा सेल्स के नीचे। और दूसरा वो चला जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, कहां पर? एसेट साइड चला जाए। समझ गए? ये तो अपन ने पिछले में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना था पर नहीं दिया, देना था पर नहीं दिया। अब ये एक्सपेंस कोई सा भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक तो जहां वो जाना था वहां जाएगा। तो अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, सैलरी है, रेंट है, तो कहां चला जाएगा? पी&एल में। तो एक तो वो जहां जाना था, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में, पी&एल है तो पी&एल में, डिपेंड करता है कौन सा एक्सपेंस है। और दूसरा, क्योंकि वो कहीं और नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे बैलेंस शीट में? देना था पर नहीं दिया, ये आपकी लाइबिलिटी बन गई, तो आप इसको लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। वापस समझ लो, जो चीज ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी हुई है वो दो जगह जाएगी। पहली जगह जहां उसकी है वहां जाएगी, जैसे अगर वो ऊपर होती तो कहां जाती? वहीं चली जाएगी। दूसरा, क्योंकि वो अब तक प्रोसेस में नहीं आई है तो हम उसको बैलेंस शीट में डाल के खत्म कर देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, प्रीपेड एक्सपेंस, EXPENSES। देख रहे हो टीम कितनी मेहनत कर रही है, EXP जो एक्सपेंस भी नहीं लिख रही है। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस पहले ही आपने दे दिया खर्चा, तो ये भाई प्रीपेड एक्सपेंस खर्चा है। तो खर्चा कहां जाना चाहिए तुम लोगों का? ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, और पी&एल का है तो पी&एल में। मतलब वेजेस है अगर प्रीपेड तो ट्रेडिंग में चले जाएंगे, सैलरी वगैरह है तो पी&एल में चले जाएंगे। ट्रेडिंग स्लैश पी&एल जहां का वो है वहां चला जाएगा। एक्सपेंस है वही डेबिट साइड, इधर भी एक्सपेंस है तो ये भी डेबिट साइड। ठीक है। और दूसरा, बैलेंस शीट। अब आपने क्योंकि पहले ही पैसे दे दिए हैं तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एसेट कि आपके लिए काम होगा ही होगा, तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड चला जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। अक्रूड नाम अच्छा है, अक्रूड। अक्रूड मतलब मिलनी थी पर नहीं मिली। मैं लिख दूं यहां पे, मिलनी थी पर नहीं मिली। अब समझना, मिलनी थी, पैसा आना था पर नहीं आया। एक तो ये चला जाएगा, अक्रूड इनकम है तो भाई इनकम तो आपको पी&एल में ही होगी क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर तो सिर्फ सेल्स होती है। तो ये एक तो चला जाएगा पी&एल में क्योंकि इनकम है, तो क्रेडिट साइड। दूसरा जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा, मिलनी थी पर मिली नहीं, तो ये आपका एक एसेट है कि आपके पास पैसा आने वाला है। इट इज एन एसेट फॉर यू। क्लियर? कितना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक तो जहां वो जाना था वहीं जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में डाल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमारी है ही नहीं, हमें मिल गई, हम 2 महीने बाद कमाने वाले, एडवांस किसी ने रेंट दे दिया मेरे को। तो भाई देखो, एक तो इनकम है तो वो पी&एल में जाएगा, क्रेडिट साइड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। ध्यान रखना, अगर मान लो रेंट 12 की जगह 13 महीने का मिल गया तो हम 1 महीने का उसको डिडक्ट करते हुए दिखाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां पर? लाइबिलिटी साइड। क्लियर हो गया? सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस जो है पहले ही आपने दे दिया तो हम क्या करेंगे? उसको एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? ये चार अपने बेसिक हो गए। अब थोड़े से सटीक पे आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पे आते हैं। डेप्रीसिएशन, अगर ये पहले से ट्रायल बैलेंस में है तो पी&एल में चला गया। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो एक तो पी&एल में और एक जाएगा आपका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा बेटा? एसेट्स माइनस डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जांपल मान लो मशीन है 10 लाख की, इसमें से हम ऐसे माइनस डेप्रिसिएशन करके मान लो 50,000, तो ये करके दिखाएंगे। ठीक है ना। अगर ये इसके बाहर पड़ा है एडजस्टमेंट में तो अभी क्वेश्चन करेंगे इसका। अगर डेप्रिसिएशन में आपने प्रोविजन बना रखा है तो कुछ फर्क नहीं होगा, बस यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है। और पी&एल में भी डेप्रिसिएशन की जगह प्रोविजन आ जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं है डेबिट से। क्लियर? यहां तक वो चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं
जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, अच्छा ये भी होता है क्या? चलो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन पकड़ते हैं बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स का मतलब क्या है? जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता सुनो। डेटर यानी वो बंदा जो हमें पैसे देगा क्योंकि उसने अपने सामान खरीदा है। मान लो उसने पैसे नहीं दिए। अब सो बैड डेट्स बेसिकली एक तरीके का लॉस है और लॉस P&L में जाता है, ठीक है ना? अब अगर ये ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो दो जगह जाना चाहिए। एक तो वहीं जहां इसकी जगह है P&L के अंदर डेबिट साइड, एक वहां जहां का ये यानी बैलेंस शीट में। बैड डेट डेटर का हिस्सा है तो हम डेटर में से माइनस कर देंगे बैड डेट्स को इस तरीके से और टोटल अमाउंट बाहर दिखाएंगे। समझ में आ गया? अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो फिर हम सिर्फ यहां पर लिखते हैं। क्लियर? अब मान लो बेड डेब्ट्स का पैसा मिल रहा है, रिकवरी हो गई, ठीक है? आपको लिखा हुआ भाई बेड डेब्ट्स का पैसा मिल गया, पुराना पुराना बेड डेब्ट पड़ा होगा, हमें पैसा मिल गया, ठीक, अच्छी बात है। तो बेड डेब्ट रिकवर हो गया है, तो अगर पुराने बेड डेब्ट्स हैं तो आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं, वरना इसको P&L में डाल दीजिए क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पैसा मिल रहा है, बेड डेब्ट्स रिकवर हो रहे हैं। और दूसरा, पैसा मिल रहा है ना हमको, तो हम इसको एसेट में नहीं डालेंगे। कौन से एसेट में डालेंगे? मतलब अलग से नहीं डालेंगे, हम इसको कैश या बैंक में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पैसा मिला है। बेड डेब्ट्स रिकवर मतलब कोई बंदा था जिसका पैसा डूब गया था, वो मिल दे दिया उसने मेरे को, तो दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कैश में मैंने उसको जोड़ दिया। क्लियर? यहां तक भी वो चीज थी जो आपको पता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू, पीवीडी। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आज से पहले, इस चैप्टर से पहले कहीं पे भी। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। अब भाई प्रोविजन शब्द का मतलब सबको पता है, मैंने प्रोविजन रिजर्व वाली वीडियो में समझा दिया था, जिन्होंने नहीं देखी आई बटन मिल जाएगा। प्रोविजन का सिंपल भाषा में मतलब होता है मुझे उम्मीद है कि थोड़ा पैसा डूबेगा, तो मैं क्या करता हूं, डेटर में से थोड़ा सा हिस्सा, मतलब मुझे उम्मीद है कि 10 लाख में से मान लो 50,000 या 10,000 डूबेंगे, तो मैं 10,000 रुपए का एक प्रोविजन बनाकर, एक तरीके का रिजर्व मान लो, प्रोविजन बनाकर साइड में पटक देता हूं। क्लियर हो गया? इट इज मेड अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड लॉस। मुझे उम्मीद है कि मेरे डेटर में से थोड़ा पैसा डूबेगा। एक्चुअल में डूबा नहीं डूबा उसको छोड़ दो, उम्मीद है कि ये डूबेगा, ठीक है ना? तो ये जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाता है हर साल। मतलब अगर मैंने 10,000 प्रोविजन में बना लिए तो वो कंटिन्यू होता है, हर साल 10,000 रुपए पड़े रहते हैं, खत्म नहीं होंगे वो कभी भी। वो खत्म कब होंगे? जब बेड डेब्ट होगा, जब एक्चुअल में डूब जाए। जब प्रोविजन बनाया जाता है, हाउ टू मेक, तो हम इस प्रोविजन को, क्योंकि ये भी एक तरीके से रिजर्व ही है, डेप्रिसिएशन का ही भाई माना जाएगा इसको, तो ये कहां बनता है? ये आपके P&L में बनता है। कैसे? जनरल एंट्री बोलो तो P&L टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, ठीक है ना? ये बस बेड डेब्ट्स का एक तरीका है कि भाई मैंने नुकसान होगा तो मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अब मान लो एक्चुअल में नुकसान हो गया, एक्चुअल में पता लग गया कि बेड डेब्ट्स हैं, तो क्या करोगे आप? तो हम इस पीबीडी को बेड डेब्ट से एडजस्ट कर देंगे, पीबीडी टू बेड डेब्ट्स, ठीक है? पर ये आपकी जनरल एंट्री ज्यादा काम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत ही आएगी, तो वो आपको मैंने यहां पर बता दी है, ठीक है? अब मेन पीबीडी को फाइनल अकाउंट में कैसे ले जाते हैं वो समझने के लिए दो तीन टर्म समझो। ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, फर्दर बेड डेब्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, यही बच्चा गलती करता है। देख बेटा, ये मेरा हो गया ट्रायल बैलेंस, ध्यान से समझना, इसमें बेड डेब्ट्स लिखे हैं मान लो 10,000, ठीक है? कितने के? 10,000 के बेड डेब्ट्स लिखे हैं। इसका मतलब है कि ये 10,000 वो नुकसान है जो हो चुका, डेटर को भी पता है, सबको पता है ये बात, ठीक है? और यहां पे मान लेते हैं मेरा पीबीडी पड़ा है, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स पड़ा है, लेट अस सपोज कितना है? 30,000, ठीक है? ये मैंने प्रोविजन इन्हीं के लिए रख रखा था, पर क्योंकि ये दोनों ऊपर आ रखे हैं, इसका मतलब है कि 10,000 के लॉस होने के बाद मेरे पास 30,000 का प्रोविजन फिर भी बचा हुआ है। इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन, यानी जो प्रोविजन मेरे पास विजिबल है, दिख रहा है। एक होता है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मेक 10% प्रोविजन ऑन डेटर, ठीक है? डेटर का 10% प्रोविजन बना, लेट अस सपोज आपके पास डेटर है 4 लाख के, समझ गए? तो इसने क्या बोला भाई, 4 लाख का 10% प्रोविजन बना दो। आपके पास ऑलरेडी 30,000 का है, तो आप 10,000 का इसमें क्या कर दोगे?
और ऐड कर दो, समझ गए? 10,000 का और ऐड कर दो, इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। नेक्स्ट, फर्दर बेड डेप्स। फर्दर बेड डेप्स मतलब यहां किसी ने बोल दिया भाई ये बेड डेप्स और हो गए, ये तो थे पुराने, ये 5,000 के और हो। ये टर्म समझो आप, बस टर्म, बाकी कुछ नहीं, ये टर्म समझ लो बस। तीनों का मतलब समझ गए? अपन क्वेश्चन करके देखते हैं इसको कैसे होता है। ओल्ड प्रोविजन मतलब वो जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब इसके बारे में सबको पता है। न्यू प्रोविजन मतलब नीचे कुछ पता अलग से गिवन है तो हमें वो बनाना है। फर्दर बेड डेप्थ मतलब बेड डेप्थ तो वो हो गए जो इसमें है, फर्दर बेड डेप्थ मतलब नीचे अलग से एक्स्ट्रा बेड डेप्थ। ये वो बेड डेप्थ है जिनके बारे में मेरे डेटर को भी नहीं पता था क्योंकि नीचे है, तो मैं डेटर में से भी माइनस करूंगा और यहां पे भी लिखूंगा। समझ गए? तीनों टर्म्स को बहुत इजीली समझ गए। अब अपन समझते हैं कि ये फ्लो कैसे चलाते हैं। मतलब फ्लो का मतलब ये मान लो आप कि अगर आपको हो गए ये सब चीजें मिल गई तो आप इसको किस में से किसको माइनस करोगे। देखो, तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में आपको मिलते हैं डेटर, ये डेटर हुए, इसमें से पहले आपको ये माइनस करना पड़ेगा बेड डेप्स। कौन से वाले? फर्दर वाले जो नीचे मिले हैं। क्यों माइनस करने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे डेटर को पता नहीं था कि 6,000 का और लॉस हो गया। अब जो फाइनल आंसर आएगा इस पे आपको प्रोविजन बनाना है, 10% 20% जितना भी है आपको प्रोविजन बनाना है, क्योंकि प्रोविजन जो है ना वो डूबे हुए पैसे पे नहीं बनता और ना ही मिले हुए पैसे पे बनता है। प्रोविजन उस पैसे पे बनता है जो आने वाला है, जिसकी आने की उम्मीद है। ठीक है, इसको बेहतर समझने के लिए हम दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक सिंपल, एक बेहतरीन। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इजीली कर लोगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए आपको डेटर गिवन है 3,00,000 के, आपको एक सिंपली प्रोविजन बनाना है 5% का ऑन डेटर, बस कुछ नहीं। डेटर गिवन है 3,00,000 के, 5% का प्रोविजन। क्योंकि ये नीचे गिवन है तो हमें प्रोविजन दो जगह दिखाना पड़ेगा। कौन कौन सी जगह? एक तो पी एंड एल डेबिट साइड और दूसरा डेटर में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, अगर मैं पी एंड एल बना रहा हूं, पी एंड एल, तो इसमें यहां पर दिखाएंगे टू प्रोविजन। ठीक है, 3,00,000 का 5% हो गया 15,000। जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में यहां लिखा डेटर 3,00,000 लेस 15,000 बैलेंस 2,85,000, ऐसे ही एडजस्ट हो। समझ गए? एक जगह ये रहा, एक जगह सो रहा। ये कौन सा केस है? जब आपके पास कोई बेड डेप्थ कहीं पे भी नहीं। लेट अस सपोज वी हैव अ बेड डेप्थ, पुराना बेड डेप्थ भी है और नया बेड डेप्थ भी है, सब कुछ इकट्ठा आ गया, फर्दर न्यू पुराना ओल्ड। कैसे करना? डरना नहीं है, इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया जाता है। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट एनीथिंग, इफ आई एम हियर यू डोंट हैव टू फियर। ओ माय गॉड, दिस इज न्यू। चल, आपको डेटर गिवन है 4,00,000, तो मैं एक बार लिख लेता हूं सब चीजों को। ये हमने बनाया पी एंड एल, ये हमने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, हमारे पास डेटर है कितने? 4,10,000। नो इश्यूज, ठीक है, एक जीरो लगेगा नहीं, ओके। प्रोविजन पहले से पड़ा है 20,000 का। ठीक है, प्रोविजन पहले से पड़ा है 20,000 का, पुराने बेड डेप्थ है 6,000 के, तो हमने यहां लिखा टू बेड डेप्थ 6,000। अंदर लिखा है, बाहर नहीं लिखा। ठीक है, अंदर लिखा है, बाहर नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, ये बाहर, यहां क्यों लिखा है अंदर? क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट पहला है 10,000 के बेड डेप्थ है और आपको 10% का पीबीडी बनाना है। 10,000 के एडिशनल बेड डेप्थ है। अब क्योंकि अलग से बेड डेप्थ बाहर आए हैं तो मेरे डेटर को भी नहीं पता है और उसको भी नहीं पता है, तो पहले मैंने इसको जताया, भाई फर्दर बेड डेप्थ आ गए तेरे पास 10,000, तो अभी इन टोटल तेरे पास बेड डेप्थ हैं कितने के? 16,000। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, डेटर को भी याद दिलाओ, भाई फर्दर बेड डेप्थ आ गए 10,000 के, हमारे डेटर कितने रह गए? 4,00,000 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस 4,00,000 के ऊपर प्रोविजन बनेगा, 4,10,000 पे नहीं बनेगा, क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी डूब गया उसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनता। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट डेटर का इनका काम हो गया, बात करते हैं इसका, पीबीडी को कैसे एडजस्ट करना है। सर 10% बनाना है तो आप क्लियर हैं, 40,000 का मुझे क्या बनाना है?
पीबीडी बनाना है, तो मैंने यहां लिख दिया पीबीडी 40,000। दो तरीके मैं आपको दूंगा, दोनों में से आपको जो समझ में आए वो कर लेना। इन टोटल बाहर आएगा 3,60,000, यहां तक तो बाहर कर दो। इसका तरीका समझा। पहला तरीका ये है कि मैं यहां पर पीबीडी को 20,000 ऐड कर दूं। ये 20,000 कौन से हैं वो समझना। ऑलरेडी मेरे पास 20,000 का था पीबीडी, मुझे 40 का करना है, तो प्लस 20 कर दो, हो गया टोटल 40, काम खत्म। मेरे पास ऑलरेडी 20 का था, 40 का बनाना है, तो मैंने 20 और ऐड कर दिया। एक तरीका तो ये है, पर आपकी किताब में जो तरीका है अगर आप उससे करना चाहेंगे, पीबीडी को इसी में एडजस्ट कर लेना बेड डेप्थ हो तो, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, अलग अलग क्यों लिखना है फिर इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम यहां ऐड कर रहे हैं न्यू वाला प्रोविजन, रखना कितना है 40, लेस कर रहे हैं ओल्ड वाला प्रोविजन, पुराना कितना था 22, यानी पुराना 20 हटा दो, नया 40 रख लो। कहानी घूम फिर के वही आ गई 36,000। कोई तरीका अपना लो, बात वही। ठीक है, एक चाहो तो तीसरा तरीका और दे दो, वो भी कर सकते हो तुम चाहो तो। तीसरा तरीका क्या है कि हम अलग से पीबीडी को लिख दें 20,000, वो ऑल आ रहे ओके। ठीक है, तो आप चाहो तो सिर्फ डिफरेंस को यहां लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अपन इस तरफ लिख देंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कभी कभी बोल दिया नया प्रोविजन 5,000 ही रखना है, तुम्हारे पास 8,000 पड़ा है, तो 3,000 कम करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको यहाँ 3,000 लिखेंगे, माइनस यहाँ नहीं लिखा जाता कभी। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया ना पीबीडी पूरा का पूरा। हमेशा याद रखना, पहले फर्दर बेड डेप्थ का एडजस्टमेंट होगा, जो बचेगा उस पे पीबीडी बनाया जाएगा। क्लियर हो गया? आप बोलोगे तो मैं इसकी जनरल एंट्री बता दूंगा। जनरल एंट्री बेसिकली यही होगी, कहां गई ये वाली दोनों जनरल एंट्री। ठीक है ना, ये 16,000 से होगी और ये 20,000 से होगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ जाए। ओके, अब पीबीडी है प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ। अब क्या होता है, मैंने किसी को पैसे उधार पे दे रखे हैं, किसी से सामान दे रखा है, मैं पैसे जल्दी लेने के लिए कभी कभी उनको डिस्काउंट दे देता हूँ, डिस्काउंट ले ले यार थोड़ा सा, जल्दी दे दे पैसे। कंपनी इसका भी प्रोविजन बनाती है, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डरो मत डरो मत डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मुश्किल नहीं है, पीबीडी में तो बेड डेप्थ आ गए थे। एक चीज आपको समझनी है, जो ये प्रोविजन बनेगा, इधर से ही देख लो, ना इस डेटर पे बनेगा ना इस डेटर पे बनेगा, प्रोविजन बनेगा इस डेटर पे। मतलब यहां 360 आ गए, अगर आपको कोई और प्रोविजन बनाना है तो आपको यहां से पीडीडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन करके समझेंगे, पहले इसको समझ लो। इट मीन्स अ प्रोविजन क्रिएट टू प्रोवाइड डिस्काउंट दैट मे बी अलाउड ऑन डेटर। पर ये जो डेटर लिखे ना, ये कौन से डेटर है, नॉर्मल आपको जो डेटर मिलते हैं वो, इसमें से अगर कोई फर्दर बेड डेप्थ हुए वो माइनस कर दिए, जो आया इसमें से आप प्रोविजन, कौन सा वाला, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ माइनस करके जो ये डेटर बने हैं, ये है डेटर, इनके ऊपर आपको डिस्काउंट लगाना है। एक बार देखो और समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, वैसे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी। ठीक है ना, वेरी इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब बात आती है सर ये कहां दिखाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, प्रोविजन है एक तरीके का, लॉस है एक तरीके का, तो आप पीएनएल में वही दिखाएंगे। डेबिट साइड सब पीएनएल में आ रहा है, बैलेंस शीट में कहां आ रहा है, जो ये डेटर आए इनमें से माइनस हो जाएगा पीबीडी वो पीडीडी, एंड फाइनल आंसर डेटर का बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन करके देखें, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर सब कुछ है। देखो इसके अंदर डेटर है, बेड डेप्थ है, डिस्काउंट अलाउड, अच्छा डिस्काउंट अलाउड भी है, पीडीडी भी है, पीबीडी भी है, आपको एक अलग प्रोविजन वगैरह सब कुछ बनाना है। देखो जब भी आप बड़ा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले उसको देख के डरने का नहीं होता। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा उसको सॉल्व करने का। और इस क्वेश्चन से हम ये प्रूफ करेंगे कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। आपकी पुस्तकों में क्या कर रखा है बताऊं, थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि उन्होंने सारी एडजस्टमेंट एक ही कोने में दबा के कर दी है। जैसे बेड डेप्थ का प्रोविजन सब इकट्ठे करके पटक दी। आप चाहो तो इनको इकट्ठा करो, चाहो तो इनको कम अलग अलग करो, ये आपके ऊपर है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। डेटर 1 लाख के हैं, बेड डेप्थ 2,000 के हैं, डिस्काउंट अलाउड 1,500, डिस्काउंट आपने दे रखा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,000 रुपए ये भी है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 ये भी है।
ठीक है, तो सब चीजें दे रखी है, प्रोविजन के साथ डिस्काउंट भी दे रखा है। आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट का 3% और डिस्काउंट का 2%। बहुत आसान है। देखिए, ये हमने बनाया सबसे पहले पी एंड एल, ये हमने बनाया इसके बाद बैलेंस शीट। जुगाड़ बताऊं, डेटर को सुधार लो, हो जाएगा। डेटर कितने हैं? 1 लाख। समझना भैया, क्या क्या है हमारे पास? बेड डेप्थ से 2000 के यहां डाल दिए, टू बेड डेप्थ 2000। ठीक है, अब बोलो आगे। डिस्काउंट अलाउड 1500 है, ये लो। टू डिस्काउंट लॉस है ना अपने लिए, अलाउड 1500। ये मेरा तरीका है, किताब वाला बताऊंगा, देखो डर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों सेम, बस थोड़े से अलग है। हाँ जी, क्या करना है? प्रोविजन बनाना है 3% का। आपके पास प्रोविजन कितना? ये रहा। कितना है प्रोविजन आपके पास? 6000। कौन सा? डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट का पहले बनेगा, डिस्काउंट उसके बाद बनेगा। 6000 का प्रोविजन है, आपको 3% बनाना है। 1 लाख का 3% कितना होता है बेटा? 3000। 3000 होता है, तो हमारा जो प्रोविजन है वो 3000 का होना चाहिए। अभी कितने का है? 6000। कितना होना चाहिए? 3000। तो 3000 माइनस करने पड़ेंगे, 3000 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है साहब, माइनस हम यहां तो दिखा नहीं सकते, में माइनस नहीं आता। जब भी आपको माइनस करना है, उल्टी साइड लिख दो भाई, बाय पीबीडी 3000। सेट, खत्म पीबीडी का एडजस्टमेंट। और क्या करना है भैया? 2%, ये हो गया 1000 से, ओ 6000 से 3000 हो गया। 2% डेटर का बनाना है, डिस्काउंट का। लियो भाई, इसका पीडीडी 97,000 का 2% करें, 2/100, 1 2 1 2 0 7 दूनी 14 का 4 हर्षिल का 1 18 और 1 19, 1940। लीजिए, इतना आपको बनाना है। टोटल करके इसको बाहर निकाल के पटक देना, जितना भी हो रहा है। अभी कितना पड़ा है? 1000। आपको कितना बनाना है? 1940। 1000 से 1940 बढ़ा करना है, तो 940 और बढ़ाना है। ले भाई, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है? 1940 करना है, तो 940 और जोड़ दिया। 1000 पहले से था, 940 और जोड़ दिया। ये लो, हो गया 1940। आसान तरीका। ये वो तरीका है जो मैं यूज करता हूं। अब आपकी किताब वाला तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है ना? किताब वाला तरीका क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। किताब वाले तरीके में क्या है, हम है ना इसको, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, मतलब इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये तो याद है, देखो इन दोनों का इफेक्ट क्या आ रहा है, पहले ये समझ लो। इन दोनों का इफेक्ट आ रहा है 1000 रुपए क्रेडिट साइड, इन दोनों का, बेड डेप्स और प्रोविजन फॉर बेड डेप्स का। इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? 1500 और ये 2440। मैं यहां लिख देता हूं 2440 रुपए आ रहा है पीडीडी का नेट इफेक्ट, और पीबीडी का इफेक्ट आ रहा है 1000 क्रेडिट साइड। ठीक है, आपकी पुस्तक में क्या क्या है देखो, आप वो तरीका अपनाना चाहो वो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा ईज तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक्स हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड थोड़ा इजी कर रहे हैं एज पर 11th क्लास स्टूडेंट। ठीक है ना? देखो, तो आपकी किताब कहती है, देखो 6000 से जब 3000 करना है, आपको कम करना है, तो लिखना तो इस तरफ पड़ेगा। आपने यहां लिखा बाय पीबीडी। ठीक है, ये वो करते हैं, न्यू प्रोविजन को ओल्ड प्रोविजन 6000 माइनस न्यू प्रोविजन 3000 माइनस बेड डेप्स 2000। टोटल इफेक्ट कितना आ गया? 1000 क्रेडिट साइड देख लो। तो इन्होंने कुछ नहीं करा है, वही ओल्ड माइनस न्यू करा है। अब इनको पता था नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए इन्होंने इस तरफ लिखा और बेड डेप्स माइनस कर दिया। इसके अंदर क्या किया है? पीडीडी में देखो वही चीज है, पीडीडी में। ठीक है, इन्होंने लिखा न्यू प्रोविजन हमें चाहिए 1940। ठीक है जी, लेस ओल्ड प्रोविजन 1000 प्लस डिस्काउंट आपने जितना दे रखा है वो 1500, 2440। मेरे तरीके से करो, इस तरीके से करो, दोनों सेम, कोई चेंज नहीं है। तो क्लियर हो गया? डन। मेजर आपके एडजस्टमेंट खत्म हो गए, अब छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का मतलब क्या होता है? जो मैनेजर ये सारा तामझाम करता है, वो बोलता है कि भाई तुमको जितना भी प्रॉफिट हो, इनकेस प्रॉफिट हो तो मुझे आप कमीशन दे देना। कितना? 2%, 5%, 10%, जितना आप दो। ठीक है, ये जो कमीशन है ना,
ये कैसे निकाला जाता है? आपको पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, उस पे कमीशन देनी होती है और वो कमीशन भी पी एंड एल के अंदर दिखाई जाती है। तो ये पी एंड एल के अंदर ही दिखाया जाएगा। ठीक है, अब मैनेजर को कमीशन देने के दो तरीके होते हैं बेटा। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लॉजिक समझाओगे तो लॉजिक समझोगे तो लॉजिक समझा देंगे, नॉर्मल चीज समझ मतलब डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, दोनों चीज समझा रहा हूं देखो। सबसे पहले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब नेट प्रॉफिट जितना है उस पर मुझे चुपचाप कमीशन दे दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। 10,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, 10% देना है तो 1,000 रुपए दे दो। एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब होता है कि लेट अस सपोज कि मेरे को कमीशन देने के बाद आपको जितना प्रॉफिट बचेगा उस पे मुझे कमीशन चाहिए। समझ रहे हो? मेरे को कमीशन देने के बाद आपका जितना प्रॉफिट बचना चाहिए उस पे मुझे कमीशन दे दो। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। ये ऐसा है जैसे मैं आपको बताऊं, आपने करा हो तो लेट कॉस्ट बी 100, इस तरीके से किया जाता है। तो इसका एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूला ड्राइव करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दोनों में फर्क यही है, या नीचे बटा 100 है या 100 प्लस रेट है। सर कैसे इसमें डिफेक्ट आता है ये देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला इसमें केस है मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग, दूसरा केस है आफ्टर चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। मैं पहले बिफोर लिखता हूं फिर लिखता हूं आफ्टर। बिफोर चार्जिंग एंड नेक्स्ट वुड बी आफ्टर चार्ज। दोनों में क्या फर्क आएगा आपको अपने आप पता लग जाएगा अपनी आंखों से। क्वेश्चन में आपको देखना है, जैसे इसमें लिखा है देखो, प्रॉफिट आपको हुआ है 21,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले आपका प्रॉफिट 21,000 है। मैनेजर को बोला गया है कि 5% हम आपको प्रॉफिट देंगे। कैसे देंगे? मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन देने से पहले जितना भी आपका प्रॉफिट है उस पर 5% ले लेना। एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आपको हम कमीशन कुछ इस तरीके से दे रहे होंगे कि आपको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5%, क्योंकि आप भी एक तरीके से मेरे लिए लॉस हो ना, तो आपको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन होना चाहिए। ठीक है, बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट कितना है? 21,000 इंटू 5 अपॉन 100। 1 2 1 2 0 5 5 दूनी 10, ये आ गया आपका कमीशन। तो आप मैनेजर कमीशन में पी एंड एल में टू मैनेजर कमीशन इतना डाल देंगे। दूसरा है आफ्टर चार्जिंग, 21,000 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, तो 21,000 इंटू 5 अपॉन 105। समझ गए? ऐसा नहीं 100 काट दो 5 अलग, ऐसा नहीं। 1 अपॉन 21 1000, दोनों में फर्क समझ में आ गया? ये कंपनी के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि सेम प्रॉफिट पे कम कमीशन हमें देना है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जैसे बोले वैसे आपको करना है। क्लियर हो गया? अब दो चार छोटे मोटे एडजस्टमेंट देखो, देन विल ट्रांसफर टू अ बिग ह्यूज क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सर कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट देना है। अब जो कैपिटल फर्म पे लगाई गई है, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है थ्रू आपका क्या कहते हैं प्रोपराइटर, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपनी के लिए तो नुकसान है, तो ये पी एंड एल में जाएगा डेबिट साइड, और कैपिटल पे इंटरेस्ट है बाहर लिखा हुआ तो बैलेंस शीट माना है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ये ऐड हो जाता है, जितनी कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल। अब यहां से थोड़ा लॉजिक से ना चेंज हो जाएंगे। हमने गुड्स जो है ना वो बांट दिए हैं एज सैंपल। अब क्योंकि आपने गुड्स सैंपल में बांट दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए जो खर्चा है वो कॉस्ट कॉस्ट का है। अगर आपको याद हो तो हमने जब पिछला वाला चैप्टर करा था उसके अंदर परचेज में से माइनस किया था इस चीज को, तो उसी तरीके से इसका एडजस्टमेंट होगा। ट्रेडिंग में ये जाएगा कहां पर? परचेज में से माइनस हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि ये खर्चा है एडवर्टाइजमेंट की तरह, तो ये पी एंड एल में जाएगा डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट के नाम से डाल देना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, या फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी नाम से इसको डाल सकते हैं। ये बैलेंस शीट में नहीं जा रहा क्योंकि सैंपल वैंपल में बांट दिया। सिमिलरली पर्सनल यूज वाले भी कैसे होगा देखो,
गुड्स ले लिए पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज को हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है जी। गुड्स ले लिए हैं तो एक तो ट्रेडिंग परचेज में से माइनस हो जाएगा, और एक बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? देख लो एक बारी, ड्राइंग है, ड्राइंग कहीं से भी करे, कैपिटल में से तो माइनस होना पक्की बात है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है स्टाफ को देना गुड्स। अगर आपने गुड्स से स्टाफ को दे दिए तो पहली बात तो गुड्स गए आपके, गुड्स जब भी जाएंगे ट्रेडिंग छिड़ेगा, ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस हो जाएगा, स्टाफ को दिया है, स्टाफ कौन है आपका, पीएनडल वाला बंदा है, तो पीएनडल में चला जाएगा ये, स्टाफ वेलफेयर के नाम से डाल दो, स्टाफ वेलफेयर के नाम से ऐड हो जाएगा, मतलब डेबिट साइड चला जाए। क्लियर? आसान है। चलिए लास्ट, एक्सीडेंटल या अबनॉर्मल लॉस। अब ये जो है ना, ये गलती करवाता है सबसे। मान लीजिए कि कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया, आपका सामान जल गया, क्या करोगे आप? देखो जल गया, चोरी हो गया, तो एक चीज समझना, हम फाइनल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? हम फाइनल अकाउंट इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पता चले एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जलना, चोरी होना, ये तो कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है, मतलब ऐसा तो नहीं रोज ही हो रहा है हमारा। तो क्योंकि ये कभी कभी हो रहा है और ये नॉर्मल नहीं है, इसको माइनस करना सही नहीं होगा। क्योंकि आपने बोला भाई 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट तो 4 लाख का था, 3 लाख का तो सामान चोरी हो गया। तो भाई वो चोरी को अगर हम साइड कर दें तो लॉजिकली आपको प्रॉफिट 4 लाख का हुआ है। तो क्वेश्चन ये कहता है, या आपका अकाउंट से कहता है कि अगर आपको एक्चुअल चीज निकालनी है ना, तो इसको साइड रखो, आप इसको माइनस मत करो। ठीक है? माइनस मत करने का मतलब क्या है कि जो आपके इधर ट्रेडिंग में लिखा हुआ है ना, इसमें से मत लिखाओ, दूसरी तरफ इसको लिख दो ताकि ये जीरो हो जाए। देखिए, इट इज बेटर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट विच वुड हैव अर्नड विदाउट लॉस। बिना लॉस के आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो पता लगाना हमारे लिए जरूरी है। यानी एक्चुअल ट्रेडिंग, एक्चुअल सामान बनाने से कितना प्रॉफिट हुआ है, ये करने के लिए जितना भी आपके सामान में आग लगी है उसको आप डेबिट साइड ना लिख के क्रेडिट साइड लिख दो। अब डेबिट साइड क्यों नहीं लिखा है सर? क्योंकि वो ऑलरेडी पुरानी आग लग गई ना, तो आपने ऑलरेडी उसको माइनस कर दिया होगा, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं ताकि वो जीरो हो जाए। समझ में आ गया? कहां लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। और क्योंकि ये लॉस तो है ही, तो इसको कहां ले जाएंगे? पीएनडल में ले जाएंगे। समझना, हम कहां लिखेंगे? यहां ट्रेडिंग है अगर ये, तो यहां डाल दिया, पीएनडल में यहां डाल दिया। समझ में आ गया? ठीक है, एंट्री बोलोगे, जनरल एंट्री कर लेते हैं अपन इसकी। हट भाई, इसकी जनरल एंट्री होगी आपकी पीएनडल टू ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग में से उठा के हमने बोल दिया कि ये नॉर्मल चलता फिरता नुकसान नहीं है मेरा, कभी कभी होने वाला नुकसान है। अब देखो, हम समझदार है बिजनेसमैन, वो बोलता है कि हम तो इसको क्या करा देंगे, हम इसको इंश्योर करा देंगे। इंश्योर कराने का मतलब क्या है? हम इसको इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे ताकि अगर नुकसान होगा तो उसका हो। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो पूरा आपका है, पूरा का पूरा आपका है, तो वो वही चला जाएगा जो अपन ने ये करा, पीएनडल टू ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में डाल दो, जैसे मैं बनाऊं ट्रेडिंग, तो इसमें बाय लिखा, बाय लॉस बाय फायर, मान लो 5,000 है। ठीक है, और पीएनडल में लिखा टू लॉस बाय फायर। ठीक है, काम खत्म, सारा लॉस आपने झेल लिया। अगर गुड्स इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई मैं दे दूंगी, तो कैसे करना है वो समझो। एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, आपका फायर लगा 10,000 के सामान, कितने के पे? 10 के पे। इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा तो देती नहीं है, चालू है। मान लेते हैं 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मान लिया, हम दे देंगे। बोले 2,000 तो साहब हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा। क्या करना है आपको? बहुत आसान है, ट्रेडिंग बनाया भाई, इसमें से तो हटाओ लॉस, तो यहां बाय लिखा लॉस बाय फायर 10,000, 2,000 तो डूब गए, तो पीएनडल में टू लॉस लिखा, 2,000 डूब गए मेरे। एंड फाइनली बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम का एक एसेट आ गया कि भाई ये मेरे को 8,000 रुपए देगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल चलना है।
ठीक है, तो हमने ये सारे के सारे एडजस्टमेंट यहां पर कर दिए। एक आखिरी चीज जो कोई नहीं बताएगा, आपको ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये है बेटा, इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स क्या होता है। इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है 10% लोन फ्रॉम बैंक, 1 लाख, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। बाकी चीजें लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट गिवन ऑन बैंक लोन 8,000, ऐसा है। आप क्या बोलोगे, सर कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पी एंड एल में चला जाता है, ये बैंक लोन है, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। हाँ, और यहां एक कैच है, बैंक लोन 10% है, 1 लाख का 10% होता है 10,000, आपको कितना दे रखा है 8,000। तो ये मानना आपको समझना पड़ेगा कि 2,000 रुपए जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग रह गए और आपको 2,000 का आउटस्टैंडिंग। सर ऐसे तो कितने ही सारे हो जाएंगे, नहीं ज्यादा नहीं होंगे। आपको बस ये चीज याद रखनी है, डेट जहां लिखी हुई हो स्टॉक के अलावा, या परसेंटेज जहां लिखी हुई हो, उसको जरा एक बार ध्यान से देख लेना, नहीं हो तो उसको अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो अब बारी आ गई है एक बहुत मैसिव, बड़े शानदार, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हमको ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के बहुत सॉलिड सॉलिड तरीके हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, साथ में मिलकर करेंगे, देखना क्या बढ़िया तरीके से करेंगे। तो भाई क्वेश्चन देख लो आप, ये आपकी किताब का शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है इसमें डरते हो आप, इसलिए मैंने सबसे बड़ा लिया है। कैपिटल, क्रेडिटर, रेंट रिसीव, परचेज, बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक है, और इधर क्या है, ओके, एडजस्टमेंट्स में स्टॉक है, फर्नीचर है, और फर्नीचर में भी बहुत कुछ गड़बड़ है, और क्या है, डेप्रिसिएशन है, और 33 1/3 है। ठीक है, इंक्रीज प्रोविजन है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अनएक्सपायर्ड है। ओके, ठीक है, लेट्स डू इट। चलिए, तो बहुत सारी चीजें, मैनेजर को कमीशन भी देना है और अब आग भी लग गई है, तो ये आपका एक मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अपन इस बड़े क्वेश्चन को करते हैं साथ में मिलकर, एंड लेट्स चेक इट आउट, क्या इन बड़े क्वेश्चनों में उतनी धार है जितनी होनी चाहिए, क्या नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, तो पहले आपको गहरी सांस लेनी है मेरे साथ, और बोलना है हो जाएगा। बाल पे मत आना, मैं तुमको रियलिटी बताऊं, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं, मैं 3 दिन को बाहर जा रहा हूँ, एंड पिछले 8 घंटे से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगले 3 दिन मैं नहीं शूट कर पाऊंगा, और तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तो बाल वाल तो ऐसे ही होंगे। चलिए, तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना है, डरना नहीं है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है, जो चीज जहां आएगी पहले उसको वहां लिख देना है। ठीक है जी, कैपिटल एल है, कितनी है कैपिटल, 65,000, ये आएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। क्रेडिटर बैलेंस शीट, रेंट रिसीव्ड पी एंड एल, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अंदर लिखा है तो पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पी एंड एल, गुडविल एक एसेट है तो बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव पी एंड एल, जनरल एक्सपेंस पी एंड एल, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल, पेटेंट एक एसेट है बैलेंस शीट, हमने यहां लिख दिया। इधर आ जाते हैं, स्टॉक ओपनिंग वाला ट्रेडिंग, डेटर बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ड्रॉइंग बैलेंस शीट, परचेज ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, पावर ट्रेड, इंश्योरेंस पी एंड एल, सैलरीज पी एंड एल, इनकम टैक्स पी एंड एल, बैंक लोन, परसेंटेज नहीं गिवन, बच गए। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल, सब चीजें हो गई। सर ये तो विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया आपने, एडजस्टमेंट डालो। अब देखो मैं क्या समझदारी कर रहा हूं, जब हम एडजस्टमेंट डाल रहे हैं ना, तो हम उन एडजस्टमेंट को यहां टिक कर रहे हैं। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो 2 जगह जाता है, एक तो आपका जाएगा ट्रेडिंग में, एक जाएगा बैलेंस शीट में, इसको यही मैंने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, फर्नीचर कॉस्टिंग 45,000 रुपए वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2019, ध्यान से समझना, 1 जुलाई, अब 1 जुलाई लिखने का मेन मकसद है डेप्रिसिएशन, शाणे हैं ये। 45,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर क्या हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है, चलो बच गए। फर्नीचर नहीं है मतलब ये अलग से ही लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्या है, अलग से लिख दिया, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज द पेमेंट वॉज नॉट मेड। आपने एक फर्नीचर खरीदा था,
पर आपने उसको किताब में लिखा नहीं क्योंकि आप पैसा नहीं दिए थे उसका। तो लिखना तो पड़ेगा भैया। तो पहले तो देखो फर्नीचर है तो एक तो बैलेंस शीट में डाल दो। 2 जगह डालना पड़ेगा। फर्नीचर एक तो एसेट साइड आ जाएगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्नीचर को लायबिलिटी साइड भी डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा सर? क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं करी है। तो क्रेडिटर के तरीके से एक सप्लायर का नाम लिख देते हैं अपन इसको कि भाई एक सप्लायर को हमें पेमेंट करनी है। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड ये कहानी आपकी आ गई है। ठीक है, आगे देखो। वेजेस ऑफ 5,000 वर पेड एज असेंबलिंग व्हिच वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस है क्या इसमें? अब इसमें वेजेस है क्या? ये रहा वेजेस। तो क्योंकि वेजेस में कुछ एडजस्टमेंट है तो हम वेजेस के आगे क्या लगा रहे हैं? टिक लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसको पहले कर लेते हैं। वेजेस दिए थे आपने 5,000 के और उसको हमने वेजेस में डाल दिया है। अब एक चीज समझना, हम जब फर्नीचर या किसी भी एसेट से रिलेटेड इंस्टॉलेशन कराते हैं तो वो फर्नीचर में ही काउंट होता है। तो यहां हम फर्नीचर को 5,000 और जोड़ेंगे तो आपका फर्नीचर टोटल हो गया 50,000। वापस समझ लेंगे, पहले इसको एक बार देख लो। 45,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, उसको लिखना भूल गए। तो हमने पहले तो एक एसेट डाल दिया फर्नीचर 45,000 का, लायबिलिटी बोल दिया कि भाई पैसा देना है। इसने बोला 5,000 और थे जो मशीन लगाने में लग गए थे। उसने आपने उसको गलती से वेजेस में डाल दिया था। तो ठीक है, हमने बोला कि भाई वेजेस में से निकाल देते तो इसलिए हमने वेजेस में टिक कर लिया है। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम बस देख रहे हैं। ठीक है, आगे समझो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। तो मशीनरी पे एडजस्टमेंट है तो हमने मशीनरी देखना है, ये रहा। इसके आगे टिक कर लिया। और किस पे है सर? फर्नीचर पे है तो फर्नीचर पे भी यहाँ टिक कर लिया है अपन ने। और किस पे है सर? और किसी पे क्या? पेटेंट पे है तो हमने पेटेंट को भी क्या कर लिया यहाँ पर? पेटेंट का भैया ये टिक कर लिया हमने पेटेंट को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 2,000 रुपए बढ़ाना है। क्या पहले से कोई प्रोविजन है अपने पास? डू वी हैव प्रोविजन? ये रहा, यहाँ लिख लो। ठीक है ना, अब प्रोविजन पे है तो डेटर पे भी लगा लो अपने आप बिना बोले, क्योंकि प्रोविजन डेटर में से लगते हैं। कहाँ गए? ये लो भैया। ठीक है जी, किधर गए? हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अनएक्सपायर्ड है, भाड़ में जान दो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टिक कर लो, ले। आगे बोलिए, आगे क्या है? अरे कहां गया? हाँ भाई, आगे क्या है? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1200 हैज बीन पेड अप टू 30 जून 2020। 30 जून, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। इंश्योरेंस पे अभी अपन टिक लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन, तो यहां पर मैनेजर कमीशन को पूरा कर देते हैं। गुड्स जो है वो आग लग गई है 20,000 के, जो कि इंश्योर्ड नहीं थे। ठीक है, तो यहां 20,000 के, इस पे भी हमने टिक लगा लिया। अब ध्यान से समझना हमने क्या किया है। दिस इज द मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन दैट यू कैन गेट। इसमें आपको एक दो ही मिलेंगे, अपन ने तो 8 वाले लिए हैं। ठीक है जी, देखो अब आपने क्या करा है, हमने यहाँ जो टिक लगाया ना, इससे फर्क क्या पड़ा? अब जब हमने टिक लगा लिए तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई इनमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमारे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक अकाउंट बनाते हैं और देखो कितना आसानी से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लुक ओवर हियर, देखिए थोड़ा ऊंचा बनाते हैं इसको क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये ट्रेडिंग एंड P&L बन गया अपना। इसको नाम दिया हमने ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है जी, कितना बड़ा है ये पहले चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग में कितना एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और इधर भी कोई है क्या? इधर एक 9। 9-10 एडजस्टमेंट है तो हम इतना बड़ा ट्रेडिंग लेते हैं। हो सकता है कि अपना अकाउंट जो है ना थोड़ा छोटा पड़ जाए, तो भैया मान लेना उसको फिर अब। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा छोटा पड़ जाए। ये हमने बनाई बैलेंस शीट। ठीक है ना, चलिए करें सॉल्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ में मिलकर करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। कैपिटल 65,000, तो हमने बैलेंस शीट में डाला कैपिटल 65,000। अब कैपिटल हमेशा अंदर लिखा जाता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर। अब ध्यान समझो, क्योंकि क्रेडिटर पे कोई टिक नहीं है, हमें ये पता है कि इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर बैलेंस शीट में आता है 36,800 का। आप बिना सोचे समझे क्रेडिटर को, यहां 2 लाइन छोड़ देते हैं, क्रेडिटर को 36,800 रुपए यहां पर डाल दीजिए। ठीक है जी, इसके बाद अगला क्या है? रेंट रिसीव कोई टिक नहीं है, P&L में चला जाएगा 600 रुपए का। एक लाइन छोड़ के टू, अच्छा रेंट रिसीव हुआ है तो यहां बाय रेंट रिसीव्ड। ठीक है जी, ये लो 600 रुपए। आगे बढ़े। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 4,000 रुपए। तो परचेज रिटर्न 4,000 है तो मैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देता हूं। ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ी,
यहाँ लिखा अप टू परचेज, ये पता नहीं कितनी है, परचेज रिटर्न 4000, अभी यहाँ लिख के हमने छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ करते चल रहे हैं ताकि हमें वापस ऊपर नहीं आना पड़े। सेल्स है 2,89,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। किधर गया, किधर गया, बाय सेल्स 2,89,000, रिटर्न होगा तो देख लेंगे बाद में, ठीक है जी। अगला क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो ये करने के लिए हमें पहले डेटर उठाना पड़ेगा, तो हम डेटर कर लेते साथ साथ, ठीक है जी। यहां लिखा हमने पीबीडी। अब डेटर का देखते क्या करना है, इधर लिख लीजिए डेटर। हाँ जी, अब डेटर कितना है पहले वो लिखो, 12,500, डेटर 12,000, अंदर 12,500। अब देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है। अब क्योंकि यहाँ टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रोविजन है। क्या कह रहा है भाई प्रोविजन, ये रहा, इंक्रीज करना है आपको प्रोविजन अप टू 2,000। कितना करना है, 2,000, ठीक है जी। तो 2,000 करना है, तो पहले तो डेटर में से 2,000 हटा दो, लो भाई 2,000, डेटर का काम खत्म, बाहर निकाल दो इसको। 10,500 आपके डेटर आ गई क्या, ठीक है। प्रोविजन पहले कितना था, हमारे पास पुराना प्रोविजन पड़ा है 600 का, आपको इसको 2,000 करना है, तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा, 1,400 रुपए का आपने प्रोविजन बढ़ा लिया। एक बार देखिए समझ में आ गया क्या, हमको 2,000 का करना था, पहले से कितना है, पहले से था वो 600 का, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1,400 और बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 1,400 रुपए जो है बढ़ा दिया। क्लियर हो गया एवरीवन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यहां पर भी टिक लगा हुआ है, 16,050 के हैं पीएनडल में, तो पीएनडल में डाला टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है जी। 16,050 रुपए अंदर लिखा, टिक लगा हुआ है, क्योंकि टिक का मतलब है, देखिए कुछ गड़बड़ है, तो देखिए टिक लगा हुआ है, ये रहा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ढूंढो यहाँ पे कहाँ है, एडवर्टाइजमेंट ये रहा। 2/3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या है, प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड मतलब होता है प्रीपेड, आपने पहले से दे दिए। कितने भैया टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके, 16,050। सब में कैलकुलेशन भी दे देना, इसमें इतना बेहतरीन क्वेश्चन पिक किया है। इसका 2/3 अनएक्सपायर्ड है, ठीक है जी। 2/3 मतलब 15, 5, 10, 3, 5, 0 इंटू 2, तो 0, 0, 6 और 1 ये 7, 10,700 रुपए प्रीपेड है। क्या है, 10,700 रुपए आपके प्रीपेड है। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया क्या। चलो तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड 10,700, ठीक है। माइनस करोगे कितना आएगा, 1 साल के बराबर का आएगा, 2 साल का हो गया तो 5,350, 5,350। अब प्रीपेड है, प्रीपेड दो जगह लिखना पड़ेगा हमें, एक तो वहां हो गया प्रीपेड है आपके एसेट में आ जाएगा, यहां लिख दिया प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 10,700। क्लियर, कितना आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब देखो यहां तक होने का मतलब है हमें इसके ऊपर कुछ नहीं देखना, हमारा काम खत्म हो चुका है। गुडविल है 49,000, नो एडजस्टमेंट। चलिए गुडविल 49,000, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, गुडविल 49,000। क्लियर एवरीवन, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, मशीनरी है। मशीनरी कितनी की है, 20,000 की, और इस पर टिक लगा हुआ है। टिक का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो पहले अपन यहां लिखते हैं मशीनरी 20,000, टिक लगा हुआ है। टिक देख लेते हैं क्या कह रहा है, मशीनरी का टिक कह रहा है कि आपको मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, ठीक है। 20,000 का 10% कितना हो गया, डेप्रिसिएशन 2,000, इसको बाहर करो 18,000 रुपए, ठीक है। पीएनडल में यहां लिख दो टू डेप्रिसिएशन, एक दो चीजों पर और लगाना है तो मैं इकट्ठा लिख दूंगा, 2,000 रुपए मशीनरी का डेप्रिसिएशन डाल दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपको डिस्काउंट मिला है, आपका फायदा हो गया 1,800 रुपए का, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800 रुपए, ठीक है। जनरल एक्सपेंस 6,800, तो टू यहां लिख दो बेटा, क्योंकि क्या जगह अपने पास कम है, टू जनरल एक्सपेंस 6,800, ठीक है जी। मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा ताकि है ना अपने को ज्यादा नीचे नहीं आना पड़े, वरना नीचे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जगह अपने पास बचेगी नहीं, ठीक है ना। आजा भाई, यहाँ ठीक है जी, डरो नहीं। चलो, जनरल एक्सपेंस 6,800 को 8,600 हो जाती है अभी गड़बड़ मजे मजे में,
8,600, 8,600। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। इसके बाद है सेल्स रिटर्न 600 रुपए, डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपए। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न 600 रुपए, 288 400, डिस्काउंट अलाउड है 5,000 रुपए। क्या लिखा? टू डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट पेटेंट से 2700, इसके ऊपर टिक लगा हुआ है। टिक क्या कह रहा है? पेटेंट पे 33 1/3% देना है। तो देखो 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब इट्स इक्वल टू 100/3। इसको आप 1/3 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2,700 के पेटेंट है, इस पे आपको 1/3 का डेप्रिसिएशन लगाना है। ये हो गया 900 रुपए का डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, कितने का हो गया? 900 रुपए का हो गया डेप्रिसिएशन। तो यहां लिखा पेटेंट 2700 लेस डेप्रिसिएशन 900, तो पेटेंट कितने के हो गए? 1800। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये करने से हमारा ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया, हमें देखना भी नहीं है, हमारा पूरा काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टॉक 32,000 रुपए। फटाफट करते हैं हम। यहां लिखा टू स्टॉक 32,000 रुपए। ठीक है जी, डेटर है, हो गया अपना डेटर, खत्म हो गया डेटर। तो कैश एट बैंक 22,500, ड्रॉइंग 5,000। कैश एट बैंक, बैंक 22,500, ड्रॉइंग 5,000, ड्रॉइंग 5,000। किधर गया ड्रॉइंग? यहाँ लेस ड्रॉइंग 5,000। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? परचेज 171, 1,71,000, तो ये हो गया 167,000। ठीक है जी, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड 1,500 रुपए, टू कैरेज इनवर्ड 1,500 रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आया? वेजेस टिक लगा हुआ है 23,000। अब ये वेजेस का टिक हमें पता है कि वेजेस का टिक यहाँ है, ये वाला फर्नीचर वाला है, तो फर्नीचर भी मैं साथ साथ एडजस्ट कर रहा हूं। देखो ठीक है ना, ध्यान से देखना। फर्नीचर हमारे जुड़े, तो फर्नीचर आया 45,000 प्लस वेजेस, तो फर्नीचर हो गया हमारा 50,000। ठीक है जी, वेजेस में से कम करते हैं, ये हमारे यहां लिखता हूं मैं, टू वेजेस 23,000 थे, जिसमें से 5,000 कम हो गए क्योंकि वो फर्नीचर के हैं, तो वेजेस अपने छूट गए 18,000। ठीक है, फर्नीचर की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो लाइबिलिटी फॉर फर्नीचर 45,000 रुपए आपको देने हैं। ठीक है जी, अब देखो फर्नीचर पे एक चीज और थी, हमने याद दिलाया था, यहां पर फर्नीचर पे मैंने टिक किया हुआ है, ये रहा। वो है कि फर्नीचर पे आपको 10% डेप्रिसिएशन देना है। तो फर्नीचर कितने के बेटा? 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन, कब से? 1 जुलाई से, 3 महीना, अप्रैल मई जून 3 महीना छटा के 9/12, तो 5,000 इंटू 3/4, काटो इसको, कितना हुआ? 1,250, तो 3,750। ठीक है, कितना हो गया फर्नीचर का? 3,750 का डेप्रिसिएशन। तो यहां पर लिखेंगे फर्नीचर 3,750। ठीक है जी, अरे पेटेंट का लिखना भूल गया, एक मिनट, पेटेंट का भी है यहाँ, पेटेंट 900। ठीक है जी, हाँ भाई, लेस डेप्रिसिएशन 3,750, तो ये कितना हो गया? 46,250। ठीक है जी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 46,250, बिल्कुल सही, परफेक्ट लिखा। चलिए आगे बढ़े, अब तो क्वेश्चन खत्म, और क्या है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट है आपका पावर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9,000 का पावर कहां डालें? यहां डाल देते हैं, टू पावर 9,000। ठीक है जी, लास्ट क्या है अपना? इंश्योरेंस 22,000, टिक लगा हुआ है, इंश्योरेंस पे टिक करते हैं। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, देखो यहां पर 22,000। ठीक है, देखना मैं क्या कर रहा हूं। इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस के अंदर 1,200 रुपए का ईयरली आप देते हो, आपने 30 जून तक का दे दिया है। 1,200 रुपए का आप देते हो, आपने 30 जून तक का दे दिया है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का दे दिया है। अगर 1,200 रुपए का ईयरली है, तो 3 महीने का कितना हो गया? 300 रुपए। 1,200 रुपए आप साल भर का इंश्योरेंस देते हो, आपने 3 महीने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ठीक है,
तो आपने 300 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो हमने यहाँ से 300 रुपए हटाए, प्रीपेड है भैया ये तो, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा 21,700, इसको ऐड करके यहाँ लिख देना जो भी डिप्रेशन, ठीक है ना। कितना हो गया मैं लिख देता हूँ उसको भी, 5 और 1 6, 6,650। हाँ, 3,000 प्रीपेड हो गया, और प्रीपेड आपने दे दिया है इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आप डाल देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना डाल दोगे आप, 300 रुपए, ठीक है जी। क्लियर हो गए, अब तो क्वेश्चन खत्म। उसके बाद है सैलरीज 46,390, इनकम टैक्स 5,000 रुपए, कहाँ डालें, इसको मिटाऊं और जगह बनाते हैं यहाँ पे, यहीं लिख देता हूँ, देखो मैं टू सैलरी 46,390, ये मैं तुम्हें, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना। और टू इनकम टैक्स 5,000 रुपए, ठीक है जी। चलो ये हो गया, ये भी खत्म। बैंक लोन 55,000 रुपए, इंटरेस्ट 1,500 रुपए। बैंक लोन ये रहा, बैंक लोन 55,000 रुपए, इंटरेस्ट 1,500 रुपए, ठीक है। कहाँ लिखे हैं इंटरेस्ट, यहाँ डाल रहा हूं मैं 1,500 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है जी। खत्म हो गया, फिनिश, पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इधर से चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है ये रहा 23,000, और बैलेंस शीट में तो यहाँ लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000, बैलेंस शीट में डाला क्लोजिंग स्टॉक 23,000। भैया इतना बड़ा क्वेश्चन करा है, लाइक जरूर ठोक के जाना, ठीक है जी। लास्ट कुछ रह गया क्या, ये यहाँ से खत्म हो गया अपना पूरा, सब चीजें एडजस्ट होती चली गई हैं। नीचे मैनेजर को कमीशन देनी नहीं पड़ेगी, लॉस आ रहा है, ठीक है जी। लास्ट ये नीचे रह गया, फायर ब्रोक हो गई है 20,000 के, गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, तो बाय लॉस बाय फायर 20,000 रुपए इधर लिखो, और लॉस बाय फायर पी एंड एल में डालोगे 20,000। ये हो गया बालको आपका दी बिगेस्ट क्वेश्चन एवर। कितनी देर हो गई हमें, बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट आपका बचा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था आपको डर है इसमें, इसलिए मैंने सारे एडजस्टमेंट करवा दिए। मैं इसका फाइनल आंसर दे देता हूं, क्योंकि अब जो है ना मैं बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इसका फाइनल आंसर क्या आया वो बता देता हूं, ठीक है ना। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,04,500 का, नेट लॉस होगा 9,690 का, और आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो आएगा 182,110, ठीक है जी। ये हो गया आपका सारा का सारा काम। तो बालको आई होप सो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, ठीक है। बाकी मैंने फुल करा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बस यही कर जाओ तो हो गया तुम्हारा काम। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, कोई दिक्कत को परेशानी जरूर बताएं, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।